नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। शुरुआत आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। गुजरात में बढ़ा नशे का कारोबार। अडानी समूह के पोर्ट से 5 साल में 6,386 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। ट्रम्प टैरिफ का कपड़ा उद्योग पर पड़ा बुरा असर। सूरत, नोएडा में उत्पादन ठप, हजारों जॉब्स पर आया संकट। राहुल बोले, गुजरात के गुमनाम दलों को 4300 करोड़ कहां से मिले। पूछा, क्या चुनाव आयोग इस चंदे की जांच करेगा या एफिडेविट मांगेगा। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से मौत का आंकड़ा 32 हुआ, कई लोग हुए लापता। चश्मदीद बोले, बड़े बड़े पत्थर अचानक गिरने लगे और सब तबाह हो गया। ट्रम्प का दावा, मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी। कहा था, इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। 4300 करोड़ के चंदे घोटाले पर क्या बोले राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, जो आज अपने 11वें दिन में मुजफ्फरपुर पहुंची। इस यात्रा में उनका मुख्य मुद्दा है वोट चोरी और चुनाव में गड़बड़ी। मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला था और कहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात के चुनाव चोरी किए हैं। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। वहीं आज राहुल गांधी ने गुजरात की कुछ ऐसी गुमनाम पार्टियों को 4300 करोड़ रुपए के चंदे को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इन पार्टियों का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें 2019-20 से 2023 और 24 तक 5 सालों में इतना बड़ा चंदा मिला। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों ने इस दौरान सिर्फ 43 उम्मीदवार उतारे और उन पर सिर्फ 39 लाख का खर्च दिखाया, जबकि उनकी ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर यह भी पूछा कि ये हजारों करोड़ रुपए कहां से आए, इन पार्टियों को कौन चला रहा है और ये पैसा कहां गया। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच करने की मांग की है। अब बहरहाल देखा जाएगा ये चंदे घोटाले का मामला कहां तक जाता है। नीतीश के मंत्री को गांव वालों ने 1 किलोमीटर तक क्यों खदेड़ा। बिहार के नालंदा में बुधवार को नीतीश कुमार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लोग लाठी डंडे लेकर उनके पीछे दौड़े, जिसके बाद दोनों नेताओं को अपनी जान बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा और उन्हें 3 बार अपनी गाड़ी बदलनी पड़ी। ये घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा में हुई। पिछले 3 दिनों में यह बिहार में किसी मंत्री पर दूसरा हमला है। इससे पहले 25 अगस्त को पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर भी पथराव किया गया था। 23 अगस्त को पटना के फतुहा में हुए एक सड़क हादसे में हिलसा के 9 लोगों की मौत हो गई थी। मंत्री श्रवण कुमार और विधायक कृष्ण मुरारी उसी गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गए थे। जब वो मुलाकात के बाद वहां से निकलने लगे तो ग्रामीण नाराज हो गए। गांव वालों का कहना था कि विधायक के कहने पर ही उन्होंने दुर्घटना के दिन सड़क पर लगाया गया जाम हटाया था और विधायक ने उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। जब मंत्री और विधायक जाने लगे उस गांव से तो गांव वालों को लगा कि उनका वादा झूठा है और वो बिना कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और कुछ लोग लाठी डंडे लेकर वहां आ गए। माहौल बिगड़ता देख मंत्री और विधायक मौके से भागने लगे। उनके बॉडीगार्ड्स ने उन्हें करीब 700 मीटर तक सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया। दरअसल 23 अगस्त को हुए हादसे के बाद विधायक कृष्ण मुरारी ने जाम हटाने के लिए गांव वालों से वादा किया था कि वो उन्हें सही मुआवजा दिलाएंगे और उनसे मिलने भी आएंगे। इसी वादे को पूरा करने के लिए वो मंत्री के साथ गांव पहुंचे थे। दोनों ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की और जल्द ही मुआवजा दिलाने का वादा भी किया, लेकिन गाँव वालों को लगा कि उनके वादे खोखले हैं, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। जावेद अख्तर को उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम में बुलाने पर क्यों नाराज हुए मुस्लिम संगठन।
मशहूर शायर, गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को एक उर्दू अकेडमी के कार्यक्रम में बुलाए जाने पर विवाद हो गया। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की कोलकाता इकाई ने इसका कड़ा विरोध किया और अकेडमी को एक पत्र लिखकर कहा कि जावेद अख्तर को इस कार्यक्रम में ना बुलाया जाए। जमीयत उलेमाए हिंद का कहना है कि जावेद अख्तर ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म और ईश्वर के खिलाफ बातें करते हैं। संगठन का मानना है कि उर्दू भाषा के किसी सम्मानित कार्यक्रम में ऐसे इंसान को बुलाना सही नहीं है। उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि उर्दू जगत में कई और अच्छे शायर, लेखक और पत्रकार मौजूद हैं जिन्हें इस कार्यक्रम में बुलाया जा सकता है। जब इस बारे में जमीयत उलेमाए कोलकाता के जनरल सेक्रेटरी जिल्लुर रहमान आरिफ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अल्लाह और इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं। बंगाल के लोग अमन पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। हम नहीं चाहते कि उनके आने से यहाँ के भाईचारे में कोई खलल पड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जावेद अख्तर उन्हें गाली देते हैं तो वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो इस्लाम और अल्लाह के बारे में बोलेंगे तो इससे शांति भंग होगी। जमीयत ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि जावेद अख्तर सिर्फ धर्म से दूर नहीं बल्कि वो धार्मिक संप्रदायों और ईश्वर का मजाक भी उड़ा चुके हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले उन्होंने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का भी विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ा था। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जावेद अख्तर को बुलाया गया तो वो इस फैसले का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। उन्होंने उर्दू अकेडमी से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की अपील की जो उर्दू से जुड़ा हो और धर्म का सम्मान करता हो। क्या गुजरात में अडानी पोर्ट से मिला सबसे ज्यादा ड्रग्स? पिछले 5 सालों में भारत के बंदरगाहों पर 11,300 करोड़ रुपए की, जिसमें से 65% यानी करीब 7,383 करोड़ रुपए की ड्रग्स अकेले गुजरात के बंदरगाहों से मिली है। इन बरामद ड्रग्स में सबसे ज्यादा ड्रग्स अडानी समूह के मुद्रा पोर्ट से पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 6,386 करोड़ रुपए है। इस भारी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के कई कारण बताए गए, जिनमें गुजरात का सबसे लंबा समुद्री तट और मुद्रा जैसे व्यस्त बंदरगाह शामिल हैं। मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। तस्कर ड्रग्स को सामान्य सामानों में छिपा कर लाते हैं और जैसा कि 2021 में 3,000 किलो हेरोइन और टेल्कम पाउडर के रूप में छिपा कर लाया गया था। ये तस्करी सिर्फ ड्रग माफिया तक ही सीमित नहीं है, वहीं एनआईए ने यह तक खुलासा किया है कि इस अवैध धंधे से मिला पैसा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा को भी जाता है। हालांकि इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इस तस्करी में कुछ स्थानीय राजनेताओं का हाथ भी हो सकता है, जो इससे जांच में रुकावट आ रही है। पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव के खिलाफ क्यों आया अरेस्ट वारंट? दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रॉ एजेंट विकास यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि वो जबरन वसूली के एक मामले की सुनवाई के लिए बार बार बुलाए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। ये वही विकास यादव है जिसका नाम अमेरिका ने खालिस्तानी नेता गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में लिया था। अमेरिका के आरोपों के 3 हफ्ते बाद ही दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वसूली और अपहरण के एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से संबंध होने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद विकास यादव और उनके एक साथी को जमानत मिल गई थी, लेकिन अब कोर्ट में पेश न होने की वजह से उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। विकास यादव ने पहले अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था, लेकिन सोमवार को उन्होंने कोई नई अर्जी नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने ये कदम उठाया। अदालत ने उनके जमानतदार को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 17 अक्टूबर तय की गई है। इस मामले पर विकास यादव के वकील ने सुनवाई की पुष्टि तो की है, लेकिन उन्हें गैर जमानती वारंट जारी होने की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। अब आखिर में सवाल उठता है कि विकास यादव इस सुनवाई से क्यों दूर भाग रहे हैं, और अगर वो कोर्ट में पेश होते हैं तो ऐसे कौन कौन से वो बड़े राज हैं जो खुल सकते हैं, जिसके डर के कारण वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट, धन्यवाद।